नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जिंदगी का बेहद स्वाभाविक हिस्सा है, जरूरी भी है, पर अक्सर इसे लेकर या तो चुप्पी साध ली जाती है या फिर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म की, पीरियड्स की। हमारे पास जो सामग्री है, मासिक धर्म, मिथक और प्राचीन सच्चाई, उसके कुछ अंश हैं और वो इस विषय पर एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करते हैं। तो आज की इस बातचीत में हम देखेंगे कि सदियों पुरानी धारणाएं क्या थीं। खासकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे कैसे देखा गया, जहां इसे पवित्र माना गया, और आज की जो वैज्ञानिक समझ है वो इससे कैसे जुड़ती है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। सोचने वाली बात है कि जिस प्रक्रिया को आज कई बार थोड़ी नकारात्मकता से देखा जाता था, उससे कभी शुद्धता और पवित्रता से जोड़ा जाता था। बिल्कुल। और सबसे पहले ये दोहराना शायद जरूरी है कि ये एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, बिल्कुल नॉर्मल। ये फर्टिलिटी प्रजनन क्षमता का संकेत है। जब गर्भधारण नहीं होता तो गर्भाशय की जो अंदरूनी परत होती है वो रक्त और टिश्यूज के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसमें अपने आप में अशुद्ध जैसा कुछ भी नहीं है। और कमाल की बात यह है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ भी इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे शारंग धर पद्धति है, एक प्राचीन आयुर्वेदिक संकलन। उसमें एक श्लोक मिलता है, वो कहता है, स्त्रियां अत्यधिक पवित्र होती हैं, वो दूषित हो ही नहीं सकती। रज यानी मासिक धर्म का जो स्राव है, उनके दोषों को हर माह दूर कर देता है। तो ये ग्रंथ असल में कह रहे हैं कि मासिक धर्म शरीर को शुद्ध करने का एक तरीका है। अच्छा, तो ये दोषों को दूर करना, क्या स्रोत इस पर और कुछ बताते हैं कि ये किस तरह के दोष हो सकते हैं, शारीरिक? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर दोष क्या है ये तो नहीं बताते, लेकिन जो संदर्भ है उससे यही लगता है कि इसे शारीरिक शुद्धि की प्रक्रिया के तौर पर देखा गया था। ये कोई नैतिक या आध्यात्मिक दोष की बात नहीं लगती, ज्यादातर शारीरिक संतुलन और सफाई से जुड़ी बात है। दिलचस्प। और इसी तरह की बात आचार्य चाणक्य ने भी कही है ना। उन्होंने वो तुलना की थी, जैसे राख कांसे को साफ करती है, इमली तांबे को, और तेज बहाव नदी को, वैसे ही रज मासिक धर्म नारी को शुद्ध करता है। तो ये एक तरह की नेचुरल डिटॉक्स प्रक्रिया जैसी बात हुई। एकदम सही। पर फिर ये सवाल उठता है कि अगर नजरिया इतना सकारात्मक था तो ये बदला कैसे? समय के साथ इतना नकारात्मक कैसे हो गया? स्रोत ये इशारा करते हैं कि शायद मध्यकाल के आसपास कुछ सामाजिक, कुछ सांस्कृतिक बदलाव हुए और उनके कारण इसे धीरे धीरे अपवित्रता और शर्म से जोड़ा जाने लगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या स्रोत इसके पीछे कोई खास वजह बताते हैं? देखिए, स्रोत कोई एक ठोस कारण तो नहीं बताते, पर वो इशारा करते हैं कि शायद बदलते सामाजिक नियम हो, या हो सकता है साफ सफाई से जुड़ी कुछ चुनौतियां रही हों जिन्हें गलत तरीके से अपवित्रता मान लिया गया हो, या फिर बाहरी सांस्कृतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। इन सब ने मिलकर शायद इस धारणा को बदल दिया और धीरे धीरे ये फिर पाबंदियों का, शर्म का विषय बन गया। वाकई ये सोचना कितना अजीब है, नजरिया इतना पलट गया। पर दिलचस्प बात यह है कि आज का जो विज्ञान है वो कहीं ना कहीं उन पुरानी बातों से मेल खाता हुआ नजर आता है। हाँ बिल्कुल, ये कनेक्शन काफी आकर्षक है। एक जीव विज्ञानी है, डॉक्टर मार्गी प्रोफेट। उनका शोध इसी दिशा में इशारा करता है। उनकी थ्योरी ये कहती है कि मासिक धर्म सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इसका एक विकासवादी उद्देश्य हो सकता है। वो है गर्भाशय को साफ करना और उन संभावित बैक्टीरिया या रोग जनकों को बाहर निकालना जो संभोग के जरिए अंदर आ सकते हैं। अच्छा, तो ये शरीर का अपना डिफेंस मैकेनिज्म हुआ, एक तरह का सुरक्षा तंत्र। बिल्कुल। ये प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये गर्भाशय को संक्रमण से बचाने का एक तरीका हो सकता है, ताकि भविष्य में गर्भधारण के लिए एक स्वस्थ माहौल बना रहे। तो वैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो ये ना सिर्फ सामान्य है, बल्कि शरीर के लिए फायदेमंद और जरूरी प्रक्रिया है। तो फिर चाहे हम हजारों साल पुराने ग्रंथों को देखें या आज के विज्ञान को, दोनों कहीं ना कहीं एक ही बात कह रहे हैं कि ये एक आवश्यक प्रक्रिया है, प्राकृतिक है और शुद्धि करने वाली है। इसे अपवित्रता या शर्म से जोड़ने का कोई आधार दिखता नहीं है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से यही समझ आता है कि मासिक धर्म एक स्वाभाविक, एक स्वस्थ शारीरिक क्रिया है।
हमारे पूर्वजों ने इसे पवित्रता से जोड़ा था और आज का विज्ञान इसे शरीर की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली मानता है। जरूरत बस इस बात की है कि इसे लेकर जो शर्म और नकारात्मकता जुड़ी है उसे हटाया जाए और इसे सहजता और सम्मान के साथ अपनाया जाए। और यहाँ एक और विचार भी आता है सोचने के लिए। अगर हम मासिक धर्म को सिर्फ कुछ दिनों के रक्तस्राव के तौर पर ना देखें, बल्कि एक पूरे चक्र के रूप में समझें, जिसके अपने उतार चढ़ाव होते हैं, अपने प्रभाव होते हैं, जैसा कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीव विज्ञान दोनों ही इशारा करते हैं, तो महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी वेलनेस, उनकी देखभाल को लेकर हमारा नजरिया आज कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है। स्वागत है। आज हम मासिक धर्म से जुड़ी कुछ गहरी जड़ों वाली मान्यताओं पर बात कर रहे हैं, खासकर वो पाबंदियां जो रसोई में जाने या पूजा पाठ से जुड़ी हैं। हमारे पास इस पर कई तरह के स्रोत हैं, पुराने लेख भी, कुछ नए सर्वे और अध्ययन भी हैं जो इन धारणाओं को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि ये गलत है, बल्कि ये समझना है कि ये सोच इतनी गहरी क्यों बैठी हुई है। हाँ है। मतलब इन स्रोतों के जरिए हम देखना चाहते हैं कि समाज पर इसका असल असर क्या पड़ता है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम बातों से, जैसे ये मानना कि पीरियड्स के दौरान रसोई में जाने से खाना खराब हो जाता है या पूजा घर अशुद्ध हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत ही आम है। और वो अचार वाली बात, वो तो मतलब लगभग हर जगह सुनने को मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये धारणाएं बहुत फैली हुई है। हमारे कुछ स्रोत बताते हैं कि कई समुदायों में तो महिलाओं को अलग बर्तन इस्तेमाल करने पड़ते हैं या फिर अलग सोने को कहा जाता है। बाघरे। हाँ, और कहीं-कहीं तो खेतों में जाने या पौधों को छूने पर भी रोक की बातें हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन बातों का कोई मतलब साइंटिफिक आधार है? जो आधुनिक विज्ञान है या मेडिकल फैक्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, विज्ञान इस मामले में एकदम साफ है। मासिक धर्म मतलब पीरियड्स, ये एक बिल्कुल नॉर्मल, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें शरीर से रक्त और ऊतक बाहर निकलते हैं, गर्भाशय की अंदरूनी परत निकलती है। इसका किसी अशुद्धि से या किसी चीज को खराब करने की ताकत से कोई लेना देना नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा कोई बायोलॉजिकल तरीका ही नहीं है जिससे पीरियड्स के दौरान छूने से खाना या अचार खराब हो जाए। हाँ, सामान्य साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही होता है, वो तो सब पर लागू होता है हमेशा। तो अगर विज्ञान इसे नहीं मानता, तो फिर ये विचार आए कहाँ से? मतलब ये सोच बनी कैसे? हमारे स्रोत क्या बताते हैं इस पर? देखिए, एक जो मुख्य थ्योरी है, जैसा कई पुराने विश्लेषण बताते हैं, वो इसे पुराने समय में स्वच्छता की कमी से जोड़ती है। जब सैनिटरी पैड्स या साफ पानी आसानी से नहीं मिलता था, तो शायद इन्फेक्शन का खतरा कम करने के लिए ये नियम बनाए गए होंगे, और शायद महिला को आराम देने के लिए भी। अच्छा, तो मतलब ये प्रैक्टिकल कारण थे शुरू में, जिन्हें बाद में शायद धर्म या संस्कृति से जोड़ दिया गया। हाँ, ऐसा लगता तो है, लेकिन कुछ दूसरे स्रोत भी हैं, खासकर जो मानव विज्ञान के अध्ययन हैं, वो इशारा करते हैं कि बात सिर्फ साफ सफाई की नहीं थी। पुराने समाजों में अक्सर खून को लेकर एक रहस्य, डर और शक्ति, ऐसी मिलीजुली भावनाएं होती थी। तो मासिक धर्म के खून को कभी कभी अपवित्र या उसमें कोई जादुई असर माना जाता था, जिससे बचाव के लिए नियम बने होंगे। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब स्वच्छता और पुरानी धारणाएं दोनों का मिश्रण हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे वो शुरुआती सावधानियां या जरूरतें समय के साथ अपवित्रता या अशुद्धि के विचार में बदल गईं। और इसका असर क्या होता है? मतलब आज के समय में इसका क्या प्रभाव है? सर्वे वगैरह क्या दिखाते हैं? असर तुझे बहुत गहरा और ज्यादातर नेगेटिव होता है, खासकर किशोरियों और युवा महिलाओं पर। इन पाबंदियों की वजह से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, कभी कभार गिल्ट भी, समाज से कटा हुआ महसूस करती हैं। हाँ, बिल्कुल। एक सर्वे बताता है कि बहुत सी लड़कियां इन दिनों में स्कूल जाने से या बाहर की एक्टिविटीज में हिस्सा लेने से कतराती हैं। इससे तो उनके कॉन्फिडेंस पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता होगा। अपने ही शरीर को लेकर एक नेगेटिव भावना आ जाती होगी। बिल्कुल, उन्हें लगता है जैसे उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो ये सिर्फ कुछ रीति रिवाज नहीं है, ये तो सीधे सीधे महिलाओं की आजादी, उनके स्वास्थ्य और उनके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्हें अपने ही घर में अलग थलग महसूस कराया जा सकता है। एकदम सही कहा। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को रोक टोक की नहीं, बल्कि समझ और सहारे की जरूरत है। और हाँ, बेहतर साफ सफाई की सुविधाओं की जरूरत है। बिल्कुल। उन्हें अपनी शारीरिक और मानसिक सुविधा के हिसाब से जो वो करना चाहें, वो करने की आजादी होनी चाहिए। चाहे वो रसोई का काम हो, पूजा हो,
खेलना हो या सिर्फ आराम करना? तो संक्षेप में कहें तो हमने अपने स्रोतों के आधार पर यही देखा कि ये जो पाबंदियां हैं, रसोई, पूजा, अचार छूना या नहाना, खेलना मना करना, इन सब का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बिल्कुल नहीं। इनकी जड़ें शायद पुरानी स्वच्छता की चिंताओं और कुछ गहरी सांस्कृतिक मान्यताओं के मिश्रण में है। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये मान्यताएं अब सिर्फ मिथक हैं और इनका महिलाओं और लड़कियों के मेंटल हेल्थ और सोशल लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक क्रिया है, इसे शर्म या अशुद्धि से जोड़ना बिल्कुल गलत है। संदेश एकदम साफ है, जरूरत रोक टोक की नहीं बल्कि सहयोग और सही जानकारी की है। हाँ जी, और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर इन मान्यताओं की जड़ें पुरानी स्वच्छता की कमी या प्राचीन धारणाओं में थीं, तो आज जब हमारे पास बेहतर सुविधाएं हैं, वैज्ञानिक समझ भी ज्यादा है, तब भी ये गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं इतनी मजबूती से क्यों बनी हुई हैं? सही सवाल है। मतलब इन्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए सिर्फ जानकारी देने के अलावा और क्या करने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है। तो आज हम कुछ खास स्रोतों पर बात कर रहे हैं। ये मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता पर फोकस करते हैं। हाँ? ये एक बिल्कुल सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, पर जैसा इन स्रोतों में भी कहा गया है, सही जानकारी और देखभाल से मतलब काफी फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इन दस्तावेजों से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकालें। हाँ, और खास बात यह है कि ये सिर्फ साफ सफाई तक ही नहीं है। इन सोर्सेज में सेहत, आराम और कॉन्फिडेंस बनाए रखने पर जोर दिया गया है। हाँ, और सबसे पहले ये साफ किया गया है कि भाई ये कोई बीमारी नहीं है, जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा है। बिल्कुल सही। तो चलिए सबसे पहले वो व्यक्तिगत स्वच्छता वाली बात करते हैं। हाँ। सामग्री में रोज नहाने पर काफी जोर है, न सिर्फ ताजगी के लिए बल्कि हाँ, वो शरीर की गंध कम करने और इन्फेक्शन का खतरा घटाने में भी मदद करता है ना? सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सूत्रों में बार बार आया है, वो है सैनिटरी पैड या टैम्पून बदलने का, मतलब उसकी रेगुलरिटी। हाँ, वो टाइमिंग कितने घंटे बदलना चाहिए। हाँ, हर 4 से 6 घंटे में। ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है, असल में बैक्टीरिया को पनपने से रोकने के लिए जरूरी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए नमी और गर्मी होती है ना, हाँ। तो बैक्टीरिया के लिए वो एक तरह से मतलब बढ़िया माहौल बन जाता है और उससे फिर स्किन में जलन या इन्फेक्शन का डर रहता है। और हाँ, इस्तेमाल किया हुआ पैड या टैम्पन उसे सही तरीके से डिस्पोज करना, मतलब कागज में लपेटकर कूड़ेदान में। एग्जैक्टली। कागज में लपेटकर डस्टबिन में डालना, फ्लश बिल्कुल नहीं करना, ये भी बहुत जरूरी है। सही है। अच्छा, टैम्पॉन के इस्तेमाल पर भी कुछ खास बातें थी इन स्रोतों में। हाँ थी। खासकर ये कि उन्हें ज्यादा देर तक इस्तेमाल न करें। कितना टाइम, मतलब क्या लिमिट है? देखिए, ज्यादा से ज्यादा 4 से 8 घंटे। सूत्रों में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS का जिक्र है। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये रेयर है पर है सीरियस। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ज्यादा देर तक टैम्पॉन लगाए रखने से जुड़ा हो सकता है। ओके। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो मिली कि सादे मतलब बिना खुशबू वाले टैम्पॉन इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, खुशबू वाले क्यों नहीं? वो क्या है कि खुशबू वाले प्रोडक्ट्स योनि का जो नेचुरल pH बैलेंस है ना, ओके। उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। मतलब वहाँ के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका माहौल बिगड़ सकता है और उससे फिर जलन या इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। समझ गया। और सफाई के लिए? उसके लिए सिर्फ पानी काफी है, किसी स्पेशल केमिकल वाले वॉश वगैरह की जरूरत नहीं बताई गई है। ठीक है, तो स्वच्छता के बाद आते हैं खान पान पर। इन दिनों सही पोषण, उसकी क्या भूमिका है? क्या खास जानकारी मिली? काफी कुछ। सूत्रों में ये साफ है कि भाई बैलेंस डाइट जरूरी है। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली और ऐसा खाना जो आसानी से पच जाए, पेट को आराम मिलता है। अच्छा। और क्योंकि ब्लीडिंग होती है तो शरीर से आयरन निकलता है, इसलिए आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 वाली चीजों पर जोर है ताकि वो थकान और कमजोरी ना लगे। और ये जो सूजन या पेट फूलने की शिकायत होती है कई बार, उसके बारे में कुछ? हाँ, उसका भी जिक्र है। होता क्या है कि शरीर में पानी जमा होने की टेंडेंसी रहती है हार्मोन्स की वजह से। हाँ, हार्मोन्स के कारण। तो सलाह दी गई है कि नमक कम खाएं, खासकर वो प्रोसेस्ड फूड्स, चिप्स वगैरह, उनमें छिपा हुआ नमक काफी होता है, तो उनसे बचें। ठीक है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा थकान या चक्कर जैसा लगे, मतलब अनीमिया के लक्षण? हाँ, तो ऐसे में सूत्रों ने साफ कहा है कि डॉक्टर की सलाह जरूर लें, अपने आप से कोई आयरन सप्लीमेंट लेना शुरू ना करें। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं फिजिकल एक्टिविटी और आराम पर। कई लोग सोचते हैं कि इन दिनों बस आराम करना चाहिए, कोई काम नहीं, कोई कसरत नहीं। हाँ, ये कॉमन सोच है, लेकिन सामग्री इसको थोड़ा चैलेंज करती है।
मतलब बिल्कुल पड़े रहने के बजाय हल्की फुल्की कसरत जैसे योग या पैदल चलना वो ठीक रहता है, हाँ फायदेमंद हो सकता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और कुछ हद तक दर्द में भी राहत मिल सकती है, ऐसा बताया गया है। पर हाँ, जाहिर है अपने शरीर की सुननी है। हाँ वो तो है। अगर तकलीफ हो तो रुक जाएं, और आराम भी उतना ही जरूरी है। कम से कम 7-8 घंटे की नींद तो चाहिए ही, एनर्जी और मूड दोनों के लिए। बिल्कुल, नींद पूरी ना हो तो वैसी चिड़चिड़ापन रहता है। एग्जैक्टली। और एक और आम प्रॉब्लम जो सोर्सेज में उठाई गई, कब्ज। हाँ ये भी होती है। इसका क्या कारण और उपाय बताया है? इसका कारण भी हार्मोनल बदलाव ही है, खासकर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है तो वो पाचन को थोड़ा धीमा कर सकता है। अच्छा। इससे बचने के लिए खूब पानी पीने और फाइबर वाला खाना जैसे सलाद, फल, ये सब खाने की सलाह है। और जरूरत पड़े तो इसबगोल जैसी नेचुरल चीजें भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों का सार यही है कि मासिक धर्म के दौरान अपना ध्यान रखना सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है जी। जिसमें खान पान, आराम, हल्की फुल्की एक्टिविटी सब शामिल है। हाँ, और ये आदतें हमें एक्टिव और कॉन्फिडेंट रहने में मदद करती हैं। बिल्कुल, अपने शरीर को समझना और उसकी जरूरतों को पूरा करना यही महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली। और जैसा हमने इन स्रोतों में देखा, फिजिकल देखभाल पर तो काफी ध्यान दिया गया है, पर जाते जाते एक सवाल शायद सोचने लायक है कि इन दिनों जो हार्मोनल उतार चढ़ाव होते हैं उनका मेंटल हेल्थ और मूड पर भी तो असर पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल पड़ता है। तो उस इमोशनल पहलू को समझना और संभालना कितना जरूरी है, और उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, ये शायद आगे की बातचीत या खोज का एक विषय हो सकता है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जा रहे हैं जो बहुत निजी है, पर कहीं ना कहीं कई लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, मासिक धर्म और उसके साथ का वो अपराध बोध। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये असल में समाज की मतलब सदियों पुरानी सोच का नतीजा है। और हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी जटिल भावना को समझने की कोशिश करता है। सही कहा, ये न सिर्फ इसकी जड़ें बताता है बल्कि ये भी कि कैसे समाज की मान्यताएं अनजाने में ही महिलाओं में शर्म और अपराध बोध भर देती हैं, और हाँ, इससे निकलने के रास्ते भी। तो आज हम इसी विश्लेषण के जरिए समझेंगे कि ये अपराध बोध आता कहाँ से है और क्यों इससे बाहर निकलना मानसिक शांति और सेहत के लिए जरूरी है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं इस सोच से कि मासिक धर्म अशुद्ध या अपवित्र है। ये विचार समाज में इतना गहरा कैसे बैठ गया? देखिए, ये सोच तो काफी मतलब पुरानी है। हाँ। और सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं इसकी। हाँ। विश्लेषण यही बताता है कि कैसे वो क्या कहते हैं, धार्मिक जगहों पर रोक, पूजा पाठ से दूरी या रसोई में पाबंदी, हाँ, ये सारी प्रथाएं इसी अशुद्धता वाली सोच को मजबूत करती आई हैं। कुछ समुदायों में तो महिलाओं को बिल्कुल अलग ही कर दिया जाता था, जैसे कोई छूत की बीमारी हो। बिल्कुल। और जाहिर है जब लगातार ऐसा बर्ताव मिलेगा, हाँ, तो असर तो पड़ेगा ही। हाँ, विश्लेषण यही समझाता है कि इसका सीधा नतीजा होता है कि महिलाओं के मन में कहीं ना कहीं अपराध बोध बैठ जाता है। उन्हें लगने लगता है कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है, कुछ शर्मनाक है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं रहता, ये एक मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है। और यहाँ ये बात दिलचस्प है कि इसका मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा है, खासकर युवा लड़कियों पर, जब वो पहली बार इसे अनुभव करती हैं। हाँ, विश्लेषण बताता है कि जब इसे एक छिपाने वाली गंदी चीज की तरह पेश किया जाता है ना, तो ये सीधे उनके आत्मसम्मान पर, उनकी बॉडी इमेज पर बुरा असर डालता है। वो अपने ही शरीर से मतलब असहज होने लगती हैं। ये सोचने वाली बात है कि एक बिल्कुल प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया को कैसे नेगेटिविटी से ढक दिया गया है। सही। और विश्लेषण एक और पहलू पर भी ध्यान दिलाता है। आजकल जैसे एकल परिवार बढ़ रहे हैं, उसमें ये स्थिति कैसे और मुश्किल हो जाती है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। लेख कहता है कि जहां पहले शायद संयुक्त परिवारों में घर की बड़ी औरतें थोड़ा सहारा दे देती थीं या समझा देती थीं, हाँ, कोई बात करने वाला होता था, बिल्कुल, वहीं एकल परिवारों में अक्सर लड़कियां या महिलाएं इन सामाजिक दबावों का, इन नकारात्मक धारणाओं का सामना अकेले करती हैं। जानकारी भी कम होती होगी। हाँ, जानकारी की कमी और खुलकर बात ना कर पाने का माहौल, इससे वो अकेलापन और अपराध बोध वो और गहरा हो जाता है। ये चिंता की बात है। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा आपने कहा, कि लेख सिर्फ समस्या नहीं बताता, यहाँ से बात समाधानों की तरफ मुड़ती है। तो क्या रास्ते सुझाए गए हैं इससे निकलने के? सबसे पहला और बुनियादी कदम है जागरूकता और खुली बातचीत। विश्लेषण इस पर जोर देता है कि परिवार के सभी लोग, खासकर पुरुष और लड़के,
ये समझे कि मासिक धर्म एक बिल्कुल सामान्य, एक हेल्दी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसे कोई रहस्य या शर्म की बात बनाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। जब पुरुष समझेंगे तो महिलाओं के प्रति उनका रवैया भी बदलेगा। सही बात है, ये चुप्पी तोड़ने जैसा है। और इसमें माताओं की भूमिका पर भी जोर है ना? वो अपनी बेटियों से कैसे बात करें? हाँ, निश्चित रूप से। लेख माताओं को यही कहता है कि वो अपनी बेटियों को इसके बारे में सही, वैज्ञानिक और सकारात्मक जानकारी दे। मतलब डर या शर्म या परेशानी की तरह नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे नारीत्व का एक स्वाभाविक, एक जरूरी हिस्सा बताएं। लक्ष्य ये हो कि बेटियां इसे आत्मविश्वास से, सहजता से अपनाएं, बोझ ना समझें। लेशन इसे एक क्या कहते हैं, नारी चेतना आंदोलन की जरूरत से जोड़ता है। अच्छा। मतलब ये सिर्फ मासिक धर्म तक सीमित नहीं है, ये उन सभी पुरानी दकियानुसी सोच को चुनौती देने की बात है जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं लेने देती। तो ये सोच बदलने की एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। बिल्कुल, जहां महिलाओं के शरीर का, उनके अनुभवों का सम्मान हो। यानी व्यक्तिगत बदलाव तो चाहिए ही, साथ में एक सामूहिक कोशिश भी जरूरी है। और जब महिलाएं इस अपराध बोध से मुक्त होती हैं तो उसके फायदे क्या बताए गए हैं? फायदे तो बहुत गहरे हैं, जीवन बदलने वाले। लेख के अनुसार जब ये अपराध बोध हटता है तो महिलाएं मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ महसूस करती हैं, भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत होती हैं। आत्मविश्वास बढ़ता होगा। बिल्कुल, आत्मविश्वास बढ़ता है, वो सामाजिक तौर पे ज्यादा सक्रिय हो पाती हैं, अपने जीवन के फैसले ज्यादा आजादी से ले पाती हैं। संक्षेप में कहें तो एक ज्यादा उन्मुक्त, संतुलित और खुशहाल जीवन। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि मासिक धर्म से जुड़े अपराध बोध की जड़ें भले ही सामाजिक सोच में हों, लेकिन इसे बदला जा सकता है। हाँ बिल्कुल। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इससे जुड़ी किसी भी नकारात्मक भावना को दूर करना सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की बेहतरी के लिए जरूरी है। सही कहा। खुली बातचीत, सही शिक्षा और एक दूसरे का समर्थन, यही आगे का रास्ता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर हम सब सोच सकते हैं। जरूर। क्या समाज हमारे शरीर के बारे में जो गहरे संदेश देता है, सिर्फ मासिक धर्म ही नहीं, बल्कि सुंदरता को लेकर, क्षमता को लेकर, उम्र को लेकर, क्या वो हमारी खुद की पहचान, हमारे आत्ममूल्य और खुद को स्वीकार करने की क्षमता को भी आकार देते हैं? इस पर सोचना भी जरूरी है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर ना अक्सर खुलकर बात होती नहीं है, मासिक धर्म। और हमारे पास कुछ ऐसे विचार हैं जो कई पुरानी धारणाओं को चैलेंज करते हैं। बिल्कुल। और ये जो सामग्री है ये इसी बात पर जोर देती है कि भाई ये एक नॉर्मल शारीरिक प्रक्रिया है, इसे कोई बीमारी या कोई अभिशाप समझने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं विचारों को समझें, देखें कि साइंस और हेल्थ के नजरिए से क्या जरूरी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं ये विचार हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो इसमें है वो है पाबंदियों को लेकर। हाँ। कि भाई कोई होक टोक नहीं होनी चाहिए। अक्सर सुनते हैं ना, मंदिर नहीं जाना, अचार को हाथ मत लगाओ, रसोई से दूर रहो, ये सब बातें यहाँ कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल। और अगर आप साइंस के लिहाज से देखें तो शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उनका इन बाहरी चीजों से, मतलब मंदिर जाना या आचार छूने से कोई सीधा लेना देना नहीं है। अच्छा। ये बस एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये जो पाबंदियां हैं इनका कोई लॉजिकल या कहिए कोई मेडिकल आधार वो इसमें नहीं मिलता। दिलचस्प। और इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि इस दौरान जो मन करे वो करो, नाचो गाओ घूमो खेलो। ये तो बिल्कुल उल्टा है उस सलाह से जो अक्सर दी जाती है कि बस आराम करो। सही कहा। हाँ, इसके पीछे सोच शायद ये है कि जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये नेचुरल फील गुड हार्मोन्स हैं। अच्छा। तो इनसे न सिर्फ मूड अच्छा होता है बल्कि कुछ हद तक जो क्रैम्प्स या दर्द होता है ना उसमें भी मदद मिल सकती है। सही। सुस्ती की जगह थोड़ी एनर्जी महसूस हो सकती है। और खाने पीने का क्या, उसको लेकर भी तो कितनी बातें होती हैं, जैसे खट्टा मत खाओ या ये चीजें मत खाओ वो मत खाओ। यहाँ नजरिया क्या है? हाँ, ये भी एक बड़ा मिथ है। यहाँ सुझाव ये है कि भाई बैलेंस्ड और पौष्टिक खाना खाते रहो, मतलब बेवजह खाने पीने पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग तरह के खाने पर पाबंदी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बताया गया है। हाँ, एक प्रैक्टिकल सलाह जरूर है कि नमक थोड़ा कम खाएं तो शायद वो वाटर रिटेंशन या ब्लोटिंग जो होती है, पेट फूलना, उसमें शायद थोड़ी कमी आ सकती है। और ताजे फल, सब्जियां, पानी ज्यादा पीना, ये तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा ही है। और आराम,
आराम के बारे में क्या कहा गया है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आराम को बहुत जरूरी माना गया है। मतलब कहा गया है कि इस दौरान शरीर थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है, तो 7-8 घंटे की पूरी नींद लेना बहुत फायदेमंद है। ठीक है। लेकिन साथ ही ये भी है कि बिल्कुल पड़े रहने की बजाय हल्का व्यायाम जैसे योग कर लिया या थोड़ी सैर कर ली, अच्छा। तो उससे एनर्जी लेवल भी बना रहता है और शायद क्रैम्प्स में भी थोड़ी राहत मिलती है। और एक समस्या कब्ज की भी होती है कुछ लोगों को पीरियड्स में, उसके लिए कोई सुझाव? हाँ, उसके लिए भी वही प्रैक्टिकल सलाह है। पानी ज्यादा पिएं और फाइबर वाला खाना जैसे सलाद, फल, साबुत अनाज वो खाएं तो मदद मिल सकती है। लेकिन इन सब छोटी छोटी बातों से भी ऊपर जो एक सबसे बड़ी बात है वो है सहजता। मतलब इसे एक नॉर्मल चीज की तरह लेना। हाँ, एक्सेप्ट करना। बिल्कुल। मानसिक रूप से अगर आप सहज हैं तो उसका असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसमें कहा गया है कि स्वस्थ अंतर्मन ही स्वस्थ शरीर का आधार है। तो ये जो सारी पुरानी धारणाएं हैं और मिथक हैं, इनको बदलने में आज की महिलाओं का क्या रोल बताया गया है? हाँ, एक पॉइंट ये भी उठाया गया है कि जो आज की महिलाएं हैं, खासकर भारत में, उन्हें इन मिथकों को, इन पुरानी सोच को चैलेंज करना चाहिए। ऐसा करके वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी एक ज्यादा खुला, एक पॉजिटिव और साइंटिफिक माहौल बना सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि भाई मासिक धर्म जीवन का एक बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी हिस्सा है। इसे बिना किसी फालतू के डर या सामाजिक रोक-टोक के अपनाना चाहिए। सही। फोकस होना चाहिए हेल्दी आदतों पर, अच्छा खाना पीना, पूरी नींद, हल्का व्यायाम और सबसे जरूरी एक पॉजिटिव और सहज नजरिया रखना। बिल्कुल। और शायद जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि ये जो समाज में इतनी मान्यताएं और मिथक फैले हुए हैं, ये हमारे अपने शरीर की इतनी नेचुरल प्रक्रिया के अनुभव को कैसे और कितना बदल देते हैं। हाँ। और जब हम इन पर सवाल उठाना शुरू करते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर और समाज के तौर पर क्या बदलाव आ सकते हैं, इस पर जरूर सोचना चाहिए।